हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, अब हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी जो बेस बुक जो है होने वाली है दैट इज पीएमएफ आईएएस। ठीक है, ये इसका फर्स्ट एडिशन है। इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसका जो है ना मयूर, ईशा, निर्वैर, सब लोग आप लोग स्लाइड नंबर 30 खोल लेना, जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। लेकिन दोस्तों, जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर के अंदर जो ओवरव्यू उन्होंने बता रखा है राइटर ने हमें, हम चार चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्परर्स और उनकी पॉलिसीज अलग अलग जो थे। और बेसिकली जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर जो मुगल एम्परर्स के बारे में हम जो भी अपनी डिस्कशन करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। फिर फॉरेन इन्वेजन हुई, ब्रिटिशर्स जो हैं इकलौते नहीं थे फॉरेनर जो हमारे देश में आते हैं, आगमन करते हैं, देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिशर्स से पहले और भी जो पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स जिनको आप ईस्ट इंडिया कंपनीज कहते हो, वो भी आई थी। उनके बारे में हम जानेंगे। और फाइनली हम जानेंगे कि मुगल एम्पायर का खात्मा हुआ कैसे। जो एम्पायर एक टाइम पर इतना वास्ट था, अकबर के टाइम पर उसका टेरिटोरियल एक्सटेंशन कितना बड़ा था, औरंगजेब ने तो बिल्कुल उसको एपेक्स पॉइंट पर पहुंचा दिया था, सक्सेस के रास्ते पर। लेकिन आने वाले रूलर्स के साथ ऐसी क्या दिक्कत हुई कि उन्होंने बना बनाया अपना जो एम्पायर था, जो खानदान का पोर्टफोलियो था, उसको बिल्कुल धरातल पे ला दिया, मिट्टी में मिला दिया। उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जानेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे सोर्सेस के बारे में कह रहा था ना, अब आपको आज के लेक्चर में जहां से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई ना, अब आपको ये रियलाइज होगा मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा था दो बुक्स के ऊपर, विजन आईएएस के ऊपर और पीएमएफ आईएएस के ऊपर, कि हम उनको कॉम्बिनेशन में कंबाइंड तरीके से पढ़कर ही इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अब पीएमएफ आईएएस के अंदर आप देखना, ये हमें शुरुआती दौर में ही पहले पेज से ही समझाने लगे हैं, जहां से इनकी बुक स्टार्ट हो रही है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मुगल एम्पायर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता है। पहले, सबसे पहले मुझे आपको टर्म्स डिकोड करवानी पड़ेंगी कि जब हम बात करते हैं दोस्तों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो मॉडर्न जो यहां पर शब्द है वो मेडिवियल से कैसे अलग है, एंशिएंट से कैसे अलग है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ऐसा क्या हो गया, या फिर वो एग्जैक्ट डेट क्या है। क्या वो कोई एक दिन था, क्या वो कोई वक्त था, पर्टिकुलर सेकंड, टाइम, मिनट, डे, वीक, मंथ या ईयर हमारे पास अवेलेबल है क्या, कि मैं ये बोल दूं मैं अभी तक मेडिवल फेज में हूं और मैं यहां से जंप करके मॉडर्न के फेज में जा रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? इन सारे पहलुओं को हम लोग आराम से समझेंगे। उसके लिए आपको आना पड़ेगा विजन आईएएस पर। जो विजन आईएएस का जो हमारा मटेरियल है, पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो विजन आईएएस का जो चैप्टर है अशरिंग इनटू मॉडर्न इंडिया, इसके बारे में दोस्तों हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो उन्होंने बता रखा है। ठीक है, राइटर शुरू में यहां पर इंट्रोडक्शन में हमें एक चीज बताते हैं। जो भी हम बातें करने वाले हैं, एक चीज नोट करके रखना आप सब, कि हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं 18th सेंचुरी की। अब 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो भारत के अंदर आते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या क्या? अभी तक भारत की धरती पर जो शासक हैं, जिनका शासन चल रहा है, दे आर मुगल एम्परर्स। उनका खात्मा हो जाएगा। उनकी आने वाली पीढ़ियों की कुछ गलतियों की वजह से वो अपने आप को डुबा लेंगे। और मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं, अलग अलग रूलर्स की कुछ अलग अलग पॉलिसीज थी जो कि आगे चलकर नहीं चली। लेकिन क्या हुआ, जब यूरोपियन पावर्स ने ये देखा ना दोस्तों कि अगर हम इंडिया की तरफ घुसते हैं तो यहां पर सबसे तगड़े जो रूलर्स जो बैठे हुए हैं, जो कि हमें कभी भी देश के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे, दे आर मुगल एम्परर्स। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अंग्रेज जो हैं, अब अंग्रेज सिर्फ ब्रिटिशर्स को नहीं कहा जाता, जो यूरोपियन पावर जो अलग अलग थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अलग अलग जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, ये आए थे शुरू में एक ट्रेडिंग पावर बनकर। बाद में इन्होंने सोचा कि हमें पॉलिटिकल पावर जो है वो करना है। शुरू में इनका जो मकसद था दैट वाज इंपीरियलिज्म, जैसा कि मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी में बताया था। बाद में इनका जाके मकसद बना दैट वाज कॉलोनियलिज्म। डिफरेंस क्या होता है?
इंपीरियलिज्म के अंदर मेरा मेजर फोकस है कि सामने वाले को मुझे बर्बाद करके उससे पूरा इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो निचोड़ना है। बट व्हेन इट कम्स टू द टर्म कोलोनाइजेशन या कोलोनियलिज्म, मुझे सामने वाली कंट्री की पॉलिटिकल टेरिटरीज पर, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स पर भी कब्जा करना है कि मुझे उससे वो प्रॉफिट मांगना ना पड़े, या फिर दिमाग में रणनीति बनाकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर छीनना ना पड़े। मैं क्यों ना कंट्री के ऊपर ही कब्जा कर लूं और हम अपना खुद का एम्पायर सेटअप कर लें। ठीक है, हाँ, जो मैं आपको एक ब्रीफ बात बता रहा था कि मुगल एम्परर्स ने अपने आप को डुबाया कैसे। औरंगजेब के टाइम तक क्या था, ये भाई साहब जो है बाबर से कहानी शुरू होती है और औरंगजेब तक जो है ये सबसे तगड़े रूलर्स थे मुगल एम्पायर के। इन भाई साहब ने आने वाली पुश्तों के लिए इतना पैसा धन दौलत जमा कर दिया था कि आप जानते हो रियल लाइफ में भी क्या होता है, अगर आपके बाप दादाओं के पास बहुत ज्यादा पैसा है, धन दौलत है, आने वाली पीढ़ियां या फिर अगर आप हो तो आप इतनी मेहनत नहीं करना पसंद करोगे कि यार क्या करना मेहनत करके, क्या दिमाग लगाएं, क्यों नया नया काम धंधा ढूंढना, इतना काफी तो है खाने के लिए, पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। अब आने वाले आगे जो औरंगजेब के बाद के जो मुगल एम्परर थे उनके साथ क्या हुआ, ये लोग जो है मस्ती मस्ती में इतना ज्यादा डूब गए कि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे ऊपर एक खतरा जो है वो मंडरा रहा है, और वो खतरा है यूरोपियन पावर्स का। और यूरोपियन पावर्स अपना पहले से ही होमवर्क करके लेकर आए थे। इनको पता था कि अगर मुगल एम्परर्स की ताकत अगर इतनी है तो उनको डिफीट करने के लिए या फिर इंडिया के ऊपर कब्जा करने के लिए या फिर उनका ब्रेन वॉश करने के लिए कि वो हमें अपना ट्रेडिंग पार्टनर्स बना ले, या फिर जगह जगह पर हमें अलग अलग चीजें सेटअप करने दें जहां से हम अपने रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर अपनी होम कंट्री ब्रिटेन में भेज सकें, क्वीन एलिजाबेथ को खुश कर सकें, ब्रिटेन के एम्परर्स को खुश कर सकें। तो ये बहुत जरूरी था कि अगर मुगल एम्पायर की पावर इतनी है तो ये, अगर आप एक यूरोपियन कंपनी को पकड़ लो, मान लो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं, तो मुगल एम्पायर की पावर इतनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर इतनी। और आने वाले जो एम्परर्स थे उनको एक बहुत गंदी लत लगी हुई थी शराब की और शबाब की। लड़कियों में, नशे में और धूम्रपान का सेवन वो लोग इतना करते थे, इन सारी हरकतों में इतना डूबे हुए थे कि उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता था। और बहुत सारे मुगल एम्परर्स को तो आप पपेट रूलर्स की तरह भी देखोगे कि उनका खुद का कोई वजीर है, वजीर मतलब मान लो कि प्राइम मिनिस्टर है, उनका कोई एक टाइटल होता था। ये सारी चीजें आप सीख जाओगे अभी कोई जस्ट मैं कहानी बता रहा हूं, अभी आप उसको समझने की कोशिश करो। जो वजीर है या फिर आपका जो राइट हैंड है वो आपको समझा रहा है और कभी कभार आपका फायदा उठाते हुए, आपका ब्रेन वॉश करते हुए अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर आपका मर्डर भी करवा देगा। ऐसा भी हुआ है मुगल एम्पायर में, औरंगजेब के बाद का जो फ्यूचर रहा है इनके खानदान का उसके अंदर। तो ये सारे जो चेंजेस थे जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी के अंदर हुए, जिसकी वजह से एक बार जो बहुत पावरफुल एम्पायर था दैट वाज मुगल एम्पायर, वो ब्रेक अपार्ट होने लगा। और फिर क्या हुआ, अभी तक जो रीजनल ग्रुप्स थे, जो रीजनल पावर्स थे, जैसे मुगल एम्पायर जो है पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। अगर आप सिर्फ भारत की भी बात कर लो तो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, इन सारी जगह पर यह फैला हुआ था और बियॉन्ड इसके भी फ्रंटियर्स वो फैला हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी रीजनल पावर्स आती थी। जैसे आप कोई भी एक पावर को इमेजिन कर लो, हैदराबाद है, अवध है, महाराष्ट्र का कोई रीजन है, उत्तर प्रदेश का कोई रीजन है। वो सारे छोटे छोटे जो पावर्स थे और वहां के जो गवर्नर्स थे वो अभी तक ना डर के मारे विरोध नहीं कर पाते थे कि मुगल एम्परर से विरोध कर जाएंगे ही कहां, हमें कल को मिलेगा ही क्या, ये तो हमारा खात्मा कर देंगे, हमें तो रेवेन्यू नहीं कमाने देंगे, इनके पास तो फौज इतनी बड़ी है तो हमारा मर्डर कर देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा औरंगजेब की डेथ के बाद आने वाले जो रूलर्स हैं इनके खानदान के, वो शराब, शबाब, धूम्रपान, मदिरा इन सब में डूबे हुए हैं, उनके पर जो अभी तक डरे सहमे दबे हुए थे वो पर खुल गए उन रीजनल पावर्स के। और एक एक करके सबने विरोध करना स्टार्ट करा। कुछ ने जो मुगल एम्पायर के जो दुश्मन थे ईस्ट इंडिया कंपनीज, उनके साथ, उनके गवर्नर जनरल्स के साथ हाथ मिलाया। मुगल एम्परर्स को जो है डेविएट कर अपने पाथ से, नशे में तो वो वैसे ही रहते थे, उनको वैसे ही कुछ नहीं पता रहता था, और अपनी जो ऑटोनॉमी है, अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको क्लेम करने लगे वो लोग। ठीक है, रीजनल पावर जो अभी तक दबकर बैठे हुए थे।
तो ये वाला पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से बता रहा है आने वाले जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी कहानी कि 18वीं शताब्दी के अंदर क्या क्या चेंजेस जो हैं वो विटनेस करे गए, जिसकी वजह से एक टाइम पर जो एक एलमाइटी इतना बड़ा मुगल एम्पायर जो हुआ करता था उसका खात्मा हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। उनमें से जो हम बात करें 18वीं सेंचुरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, मराठा एम्पायर जो है उसका राइज हुआ। यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर आपसे कोई पूछे कि सर, अगर आप मुझसे पूछो कि सर आप हमें एक बात बताओ, अगर मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ तो एकदम से तो अंग्रेज नहीं आ गए होंगे, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले हमें कह रहे थे कि उनका शुरू में मकसद जो था वो पॉलिटिकल पावर बनने का नहीं था, इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं उसको कैप्चर करना था। यानी कि मकसद उनका जो था, देयर इंटेंशन वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंपीरियलिज्म नॉट कॉलोनियलिज्म। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में उनको ज्यादा वो था, दिलचस्पी थी, रुचि थी, ना कि देश के ऊपर कब्जा करने की। तो जब ये मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था और उसकी जगह जो है किसी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं ली, तो भारत के अंदर आप हमें एक ऐसा नाम बताओ सर कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद उसकी जगह ली किसने। तो आंसर इज सिंपल, आप याद रखना, अगर आप पहली बार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को सुन रहे हो तो आंसर इज मराठा एम्पायर। मराठास जो थे वो ऐसे थे कि मुगल एम्पायर को वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चैलेंज करते थे। यानी कि अगर ये है मुगल एम्पायर तो ये है मराठा एम्पायर। औरंगजेब तक बस क्या है, इनकी वीकनेस थोड़ी सी नीचे थी। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई और आने वाले रूलर जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, शराब शवाब मदिरा के अंदर वो डूब गए, इन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया, बड़ी फुर्ती के साथ इसको जो है खत्म कर दिया, इनका खात्मा कर दिया। कुछ टाइम तक ये सरवाइव कर सके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, यूरोपियन पावर्स स्पेशली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका होमवर्क जो है वो काबिले तारीफ है कि कैसे वो एक ट्रेडिंग करने के पर्पज से एक देश के अंदर घुस रहे हैं। एक इंपीरियल पावर जो है उनका बनना इनिशियली मकसद है, और कैसे आगे चलकर वो एक कॉलोनियल पावर बन जाते हैं। उन्होंने पूरा खात्मा करके रख दिया। मुगल एम्पायर को मिटाना, उसको ध्वस्त करना, वो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन मुगल एम्पायर जो है उसने अपनी कब्र खुद ही खोद दी, आने वाली जनरेशन ने नाक खुद ही कटवा दी, सब कुछ खुद ही डुबा दिया। कुछ टाइम के लिए जो स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया के ऊपर रहा वो मराठा एम्पायर का बहुत अच्छा रहा, बहुत लाजवाब था। लेकिन जब क्या होता है ना, सब कुछ जब खराब चल रहा होता है ना, तो नेगेटिविटी हर एक जगह से आती है। यहां पर भी आप ऐसा सोच रहे होगे कि मराठा एम्पायर का खात्मा भी क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, जो ब्रिटिशर्स था, उन्होंने करा। ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, करा तो उन्होंने, लेकिन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फॉरेन इन्वेजन जब इस टाइम पर हमारे देश में होने लगी, बीचों बीच में नादिर शाह की इन्वेजन, अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन, तो लूटपाट इतनी मची और बाहर से अलग अलग कम्युनिटीज का आगमन इतना हुआ कि कुछ लोगों ने तो अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर इनको जो है वो ध्वस्त कर दिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में तो इनका भी खात्मा हो गया था, जिसको आप आगे चलकर सुनोगे। तो मराठा एम्पायर जो है शुरू में उसने भी अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करी अक्रॉस इंडिया, और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी पीक पर पहुंचा। लेकिन बाद में, जैसा कि मैं आप सबको बता रहा हूं, उनका इन्फ्लुएंस जो है, मराठास का भी इन्फ्लुएंस जो है वो वक्त के साथ साथ, जमाने के साथ साथ ध्वस्त होता चला गया। और अंग्रेजों को ज्यादा हाथ पैर मारने की कोई दिक्कत नहीं पड़ी, ज्यादा कोई चू चपड़ अंग्रेजों से करता था। अंग्रेजों के पास वॉर टैक्टिक्स भी बहुत अच्छी थी। जैसे अगर आप हैदराबाद की बात करो या साउथ इंडिया की मैसूर की अगर आप बात कर लो, तो वहां पर आपने नाम सुना होगा हैदर अली का, टीपू सुल्तान का। तो इनकी एक अप्रोच क्या रहती थी, जो कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में जब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको कंप्लीटली ट्रेस करते रहेंगे। उसके बारे में आप एक चीज याद रखना कि इनकी एक अप्रोच होती थी दोस्तों, WTW। अब WTW क्या है? ये एक अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी थी। जैसे मान लो कि आप हो ताकतवर, मुझे पता है कि मैं एक बार के लिए अगर आपसे एक फाइनल युद्ध करना चाहूंगा ना, तो वो मैं नहीं कर सकता, उतनी मेरी वर्थ नहीं है, उतनी मेरी औकात नहीं है। मुझे थोड़ा सा पावर के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने आपके ऊपर वॉर वेज करा, ठीक है। अब मुझे क्या लगा कि अब आप रिटेलिएट करोगे और रिटेलिएशन में मेरी फोर्सेस मारी जाएंगी, मेरे को पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और मैं यहां पर प्योरली पैसा कमाने के पर्पज से आया हुआ हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कहूंगा आपसे, अरे भाई साहब सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो, हम दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती मैंने जैसी आपसे करी, आपकी पीठ पे भोंका मैंने खंजर, ठीक है।
यानी कि दोबारा वॉर करा आपसे, फिर बोलूंगा सॉरी सॉरी गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई, फिर ऐसे करके आपके साथ समझौते अच्छे बनाऊंगा। तो मैं कर क्या रहा हूं, आप हो एक तगड़ा बरगद का पेड़ जिसको मैं एक कुल्हाड़ी से एक ही बार में नहीं काट सकता। तो मैंने रणनीति क्या अपनाई, एक कुल्हाड़ी मारो फिर उसको पुचकारो, फिर दूसरी कुल्हाड़ी मारो फिर उसको पुचकारो, यानी कि वॉर ट्रीटी वॉर ट्रीटी वॉर ट्रीटी करते करते एक दिन ऐसी जनरेशन आपकी एक आएगी जो कि बहुत वीक होगी, जो मुझसे नहीं लड़ सकेगी, और मैं वो वेज करूंगा मैं अपना फाइनल वॉर। और जब वो जो वॉर है, जो फाइनल वॉर है, जब मैं वेज करूंगा उसके बाद मैं सरेंडर नहीं करूंगा आपके साथ ट्रीटी करने के लिए, फिर मैं आपसे कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला, फिर आपका हो जाएगा कंप्लीटली खात्मा। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी, इसको याद रखना। इसको हम कहते हैं निर्वैर मयूर WTW, मतलब अब एब्रीविएशन लिखकर मत आ जाना पेपर के अंदर, कहीं तुम बोलो WTW लिखकर आ गए थे सर हम। वॉर ट्रीटी वॉर, ठीक है, कि पहले वॉर करो, सामने वाला फिर आपको पता है रिटेलिएट करेगा, सॉरी 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 ट्रीटी कर लेते हैं, ट्रीटी साइन कर ली, समझौता कर लिया। जब आपको लगा कि मौका अच्छा है, सामने वाला वीक है, दोबारा वॉर वेज कर दिया। ऐसे करके ना जाने इन्होंने कितने एम्पायर्स का जो है वो खात्मा करा अंग्रेजों ने, ठीक है। तो मराठा एम्पायर जेनिथ पर अपनी एपेक्स पॉइंट पर पहुंचा था, बाद में वो डिक्लाइन हो गया था। और 18वीं शताब्दी के लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी में क्या हुआ, हमें सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखने को मिली। जैसे आप जानते हो, मैं अभी आपको शुरू से बता रहा हूं थोड़ा बहुत, अगर आप जानते होगे, नहीं भी जानते हो तो कोई टेंशन नहीं है, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों सिर्फ इकलौती फॉरेन पावर ऐसी नहीं थी कि जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप ये सोच रहे हो कि ब्रिटिशर्स ही सिर्फ आए थे और हम पर सिर्फ ब्रिटिश लोगों का ही राज था। यस, पॉलिटिकल कंट्रोल बाद में उन्होंने ही लिया, लेकिन अंग्रेजों से पहले भी बड़ी सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज का आगमन जो है वो भारत के अंदर हो चुका था। और उनमें से कुछ जो प्रोमिनेंट पावर हैं वो थी जैसे फ्रेंच पावर। और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की दुश्मनी बहुत तगड़ी हुआ करती थी। अंग्रेजों के साथ शुरू में दिक्कत इतनी थी, इस हद तक थी कि वो सिर्फ यहां के लोकल रूलर्स के साथ नहीं, मतलब उनको भिड़ना पड़ता था, लेकिन चैलेंज सिर्फ लोकल रूलर्स को एलिमिनेट करना नहीं था। जब शुरू में वो यहां पर आए तो ऑलरेडी अपना डेरा जमाकर, अपना अड्डा बनाकर बैठे हुए थे बड़े सारे यूरोपियन पावर्स। और सबसे बड़ी खुंदक या सबसे बड़ा आप कह लो कि चैलेंजिंग फेज जो अंग्रेजों की जिंदगी में रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जिंदगी में रहा है, वो रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा करना, फ्रेंच पावर को मिटाना। अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अभी दे रहा था जब हम बात कर रहे थे मैसूर के अंदर हैदर अली और टीपू सुल्तान की, हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर थे, ठीक है, कैंसर, आई थिंक कैंसर से ही मरे थे। तो कैंसर से मरने के बाद पूरी की पूरी जो पावर है वो आ गई थी टीपू सुल्तान के हाथ में। और टीपू सुल्तान से खुंदक जो ब्रिटिशर्स को थी या हैदर अली से जो थी वो इस बात की ऊपर ही थी कि उनकी जो दोस्ती थी वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ ज्यादा थी। उस जमाने के अंदर, जब बहुत पुराना जमाना था, टीपू सुल्तान के पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी के टूल्स, वेपन्स, और वो खिलौने पसंद करता था, लेकिन वो खिलौने बच्चों वाले नहीं, यानी कि गन टॉयज वगैरह या फिर ऐसे मतलब मॉडर्न चीजें कि जो उस जमाने के लोगों ने ना सुनी थी ना कभी देखी थी, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले फ्रांस से लाई हुई अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हुए टीपू सुल्तान को देते थे। और टीपू सुल्तान ने कसम खा रखी थी कि मैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे वो चिढ़ते थे टीपू सुल्तान से, और उसके पिताजी थे जिनका नाम था हैदर अली, ठीक है। तो आगे चलकर इनका जो कंट्रोल है ब्रिटिशर्स का और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पावर का ये होता है, और ये लोकल पावर्स को एलिमिनेट करते हैं। लोकल पावर्स को कैसे एलिमिनेट करते हैं ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बता ही चुका हूं, WTW, वॉर ट्रीटी वॉर, ठीक है। साम दाम दंडभेद करके, यानी कि कैसे भी करके इनका मकसद यह था कि जो रीजनल पावर्स हैं, जो लोकल पावर्स हैं, उनको हमें हराना है। अब ऐसा भी नहीं सोच लेना कि हर किसी के साथ इन्होंने वॉर ही लड़ा, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया का बाप कौन था, तख्त पर कौन बैठा हुआ था, मुगल एम्पायर। जब ये लोग आए, अगर हम प्रोमिनेंटली बात करें ब्रिटिशर्स की या फिर उससे पहले वाले पावर्स की, तो इंडिया के अंदर जो बाप था, जो कुर्सी पर विराजमान था, डेट वॉज मुगल एम्परर्स, मुगल एम्पायर। तो ये बहुत बार उनसे परमिशन ले लेते थे कि सर जी हमें बंगाल के अंदर ना फैक्ट्री खोलनी है अपनी, हमें ना मसूलीपट्टनम के अंदर एक फैक्ट्री खोलनी है, हम जो है व्यापार करना चाहते हैं, जो कोस्टल एरियाज है वहां पर, इंडियन ओशन में, वहां पर इंडोनेशिया में, आप हमें ट्रेडिंग परमिट दे दोगे, लाइसेंस दे दोगे, आप हमें यह भी अनुमति दे दोगे क्या कि अगर हम व्यापार करें तो प्रॉफिट पूरे का पूरा हम रख लें।
तो मुगल एम्परर जो कहते थे वहां पर तो हमारा गवर्नर बैठा हुआ है, ये कहते थे अरे टेंशन लेने की क्या बात है, गवर्नर वहां पर बैठा हुआ है, कितने पैसे भाव का पकड़ा देता है, कितने उसने एम्पायर बनवा लिया, उसके शान शौकत देखो, रईसी देखो उसकी, वो कितना दे रहा है आपको 50 करोड़ रुपए, हम आपको 100 करोड़ दे देंगे। एक एग्जाम्पल के लिए नंबर बता रहा हूं, इसको दिल से मत लगा लेना कि हम आपको डबल अमाउंट दे देंगे। अब मुगल एम्परर्स आगे वाले जो थे औरंगजेब की बात की, मैंने आपको बताया सारे बेवकूफ थे, दिमाग उनका चलता नहीं था, पूरे दिन धुत पड़े हुए शराब में, नशे में, लड़कियां नचा रहे हैं इधर उधर, ठीक है, तो वो मान जाते थे इनकी बात। अब इससे खुंदक किसको होती थी, जो मुगल गवर्नर्स वगैरह इधर उधर विराजमान थे, जहां पर अंग्रेज या फ्रेंच पावर परमिशन ले लेते थे ट्रेडिंग वगैरह करने की और उससे प्रॉफिट कमाने की। तभी मैं आपको बोल रहा था कि जैसे ही औरंगजेब की डेथ के बाद जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइनिंग फेज शुरू होता है ना, तब जाकर जो रीजनल पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई तुमने तो हमारे पूरे प्रॉफिट की लंका लगा दी, बैंड बजा दी इन सबको दे देकर। तो उस जमाने में जब वो विजनरी अप्रोच के साथ, फ्यूचर अप्रोच के साथ रीजनल पावर जो हैं वहां पर बैठे जो मुगल गवर्नर्स हैं, वो ये सोच पा रहे थे ये मुगल एम्परर्स कर क्या रहे हैं, क्यों परमिशन दे रहे हैं, प्रॉफिट के चक्कर में, भाई कल को ये पूरा इंडिया खा जाएंगे, इनको ये बात ही समझ में नहीं आ रही। तो उस टाइम पर एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, स्टार्टिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, जब ये सारी चीजें के आगे वाला हिंदुस्तान कितना बर्बाद हो सकता है, ये सारी परमिशन देने की वजह से, जब ये उन लोगों को समझ में आ रहा था तो मुगल एम्परर्स को समझ में नहीं आ रहा था। हम देखो उस टाइम पर नहीं थे, लेकिन आज ये पढ़ते हुए हमें समझ में आ रहा है कि कितने बेवकूफ थे मुगल एम्परर्स। लेकिन मुगल एम्परर्स जो थे वो लालच के अंदर बैठे हुए थे सारे के सारे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है वो सक्सीड कर जाते हैं आगे चलकर अपनी डोमिनेंस को एजर्ट करने में इंडिया में, जिसकी वजह से आगे चलकर, जो कि मैंने आपको बताया कि शुरू में इनका मकसद था इंपीरियल पावर बनना, लेकिन इनको ये रियलाइज हो गया भाई हम किसी से कम नहीं है, मैं बार बार जाकर मुगल एम्परर्स के पास परमिशन नहीं मांग सकता, सर जी परमिट दे दो, सर जी लाइसेंस दे दो, ट्रेड करना है, व्यापार करना है, प्रॉफिट करना है, आपका भी प्रॉफिट पेंडिंग है। वो महारानी जो है उन्होंने भी लंका लगा रखी है हमारी, फोन करे जा रही है वहां से ब्रिटेन से, उनको भी हमें अशरफियां, गोल्ड, सिल्वर ये सब पहुंचाना है। इनको ये लगा भाई भाड़ में जान दो, हटाओ ये सारे जो छोटे छोटे एक्टर्स हैं, अब हम सुल्तान खुद बनेंगे, इस तख्त पर खुद बैठेंगे। और तब इनका जो इंटेंशन है, जो मकसद है, इंपीरियलिज्म से चेंज होते हुए वो बन जाता है कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो आगे चलकर जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, इन्होंने अपना कॉलोनियल रूल जो है वो स्टैब्लिश करा और धीरे धीरे कर मतलब राइटर आपको ये बोल रहा है कि आने वाले चैप्टर के अंदर हम इन सब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये वाली बात आई होप आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। तो फिर नॉर्मल राइटर यहां पर हमसे बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर जो राजनीतिक जो माहौल था वो कैसा था, सामाजिक माहौल कैसा था और आर्थिक व्यवस्था वाला जो माहौल था वो कैसा था अंग्रेजों के आगमन की वजह से। अगर हम तीनों के ऊपर थोड़ा सा अगर अपनी नजर मारें या फिर ब्रीफली अगर हम बात करें, पॉलिटिकल जो डोमिनेंस था वो ऐसा था मुगल एम्पायर के टाइम तक। अब मुगल एम्पायर की हम बात क्यों कर रहे हैं, देखो मराठा ना, आप ये नहीं कह सकते कि वो ऑल इंडिया एम्पायर था, नहीं ऐसा कभी भी नहीं था। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद मैंने आपको बताया कि मराठास ने उसको रिप्लेस करा था, लेकिन इट वाज नॉट अ पैन इंडिया एम्पायर कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, हर जगह पर उनका जो है वो वर्चस्व फैला होगा, ऐसा नहीं था। अगर इतनी औकात थी जीत लेते भाई साहब, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्यों नहीं जीत पाए, तो वो उतनी औकात तो नहीं थी। मुगल एम्पायर में एक से एक धुरंधर रहे हैं पहले, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, यहां तक तो आप ये मान के चलो ये सबसे बड़े धुरंधर थे मुगल एम्पायर के। आने वाले टाइम पर लेकिन जो जनरेशन है वो तो वीक थी, चलो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, मराठास जो हैं वो उसकी जगह पर आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अंग्रेज जब पॉलिटिकल कैप्चर करते हैं इस कंट्री को पॉलिटिकली, यानी कि जब वो इंपीरियल स्ट्रैटेजी से डगमगाते हुए कॉलोनियल पावर जब वो बनते हैं, वो हर चीज जब भी इस देश में कोई भी चीज लेकर आते थे वो एक मकसद के साथ लेकर आते थे, एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पर, जिसको कोई उनको चैलेंज नहीं कर पाता था। और आज भी हमारे देश में सरकार को जब कोई नई चीज करनी होती है, हम वही विरासत बोरो करते हुए आज वो चीज कर रहे हैं, दैट इज रूल ऑफ लॉ। इस टर्म को प्लीज याद रखना। जैसे अभी मैंने तुम लोगों को बताया ना निर्भया वगैरह, ये WTW वॉर ट्रीटी वॉर, तो रूल ऑफ लॉ को भी याद रखना। अंग्रेज कोई भी चीज ना मुगल एम्परर्स की तरफ फरमान नहीं देते थे। फरमान क्या होता है,
मैं बैठा हूं तख्त पर, मैं हूं शहंशाह अकबर। मैंने जबान से कोई एक लाइन निकाली, कोई एक शब्द निकाला, वो पत्थर की लकीर बन गया, वो पैन इंडिया स्टैब्लिश हो जाएगा। मेरे जो छुट्टू पुट्टू ये सारे के सारे ये जो कठपुतलियां ये जाकर इंप्लीमेंट कर देंगे मेरे सारे जूनियर्स। लेकिन अंग्रेज वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर नहीं खेलते थे, वो हर चीज लेजिस्लेशन के थ्रू लेकर आते थे, लॉ लेकर आते थे, प्रॉपर कानून उसके लिए बनाते थे। और इसी वजह से कि आप उन कानून को ट्रांसफॉर्म कर सको, चेंज कर सको या फिर चैलेंज कर सको, तो चैलेंज करने के लिए उन्होंने आते ही यहां पर आपको पता होगा कि जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशरी है, उसको भी स्टैब्लिश कर दिया था भारत के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई जो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर हम करें, मैंने आपको एनसीईआरटी में एक इनसाइट दिया था, आपको याद होगा मयूर, याद है एक बात मैंने आपसे करी थी कि देश में ना हर कोई नहीं चाहता था कि अंग्रेज जो हैं वो छोड़कर जाएं भारत को। जैसे जो बैकवर्ड लोग थे या डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग थे जिनको शूद्र का टाइटल दिया जाता था, औरतें, उनको वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जो हैं वो भारत को कभी भी छोड़कर जाए। अब ऐसा क्यों? अगर हम औरतों की बात करें, सती प्रथा का सिस्टम जो है वो इन्होंने चैलेंज करा था, वो इन्होंने खत्म करा था। अगर हम शूद्रों की बात करें, अंग्रेजों को क्या है कि अपनी तरक्की के लिए ना उनकी कंट्री में तो ये सब चलता ही नहीं था कि आप इसको छू रहे हो, उसकी परछाई आपने छू ली तो आपको नहाना पड़ेगा, आप अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए। उनके देश में ये फालतू की बातें कोई भी नहीं चलती थी। वो बिलीव करते थे सिर्फ भाई पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए कोई बंदा छोटा दिख रहा हो, मोटा दिख रहा हो, काला दिख रहा हो, गोरा दिख रहा हो, जैसा मर्जी दिख रहा हो, अगर हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है, वो 1 रुपए भी अगर हमें कमा कर दे पा रहा है, तो भाई वो मेरे काम का बंदा है, वो मेरे काम की बनती है। ये अप्रोच थी अंग्रेजों की। तो सामाजिक व्यवस्था इन्होंने काफी हद तक चेंज करी। सामाजिक व्यवस्था कैसे? मॉडर्निटी लेकर आए हैं, ये लोगों के दिमाग में इन्होंने ये भरा, और इससे इन्होंने बहुत साइकोलॉजी भी खेली इनकी कि भाई तुम हो काले, तुम हो अंधविश्वासी, तुम कहते हो कि भाई मंगलवार को हम नाखून नहीं काटते हैं, तुम कहते हो कि भाई हम सैटरडे को ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाते हैं, ठीक है, तुम कहते हो कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ हो जाएगा हमारे लिए। ये कहते थे भाई तुम हो बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब जंगली, तुम्हें नहीं है सलीका रहने का, बैठने का, उठने का, पीने का, खाने का, और अंधविश्वासी बहुत हो तुम लोग। तो हमें जीसस क्राइस्ट ने, ईश्वर ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजा है कि हम तुम्हारे देश जाएं और तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मानसिकता जो है उसको मॉडर्न करें। तो ये वाली बात कई लोगों को भी लगती थी, हाँ भाई हम काले हैं, ये देखो गोरे गोरे हैं। अब गोरे काले का फर्क जो है हिंदुस्तान हो या कोई भी हो तो वो मान जाता है। अब जैसे क्या है, कोई एक लड़की है, कोई एक लड़का है सांवला सा, वो दिन में 2 बार भी नहा ले तो आप ये कहोगे शायद से नहाए नहीं है। एक लड़की जो है गोरी चिट्टी सी बिल्कुल है ना, बिल्कुल दूध की तरह, मक्खन की तरह रखी हुई है, और अगर वो 10 दिन तक बैरिए नहाए तो आप ये कहोगे अरे भाई यार कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो ये एक मेंटेलिटी होती है काले और गोरे की फर्क, रेसिस्ट टेंडेंसी जो हम इसको कहते हैं। और इसी को इन्होंने ईश्वर का सहारा लेते हुए, जो कि अभी मैं आपको बात बता रहा था, बारबेरियन टर्म का सहारा लेते हुए कि तुम हो काले, तुम हो अंधविश्वासी, तुम मंगलवार शनिवार काली बिल्ली रास्ता काटना, जब कोई नई चीज आ रही है तो नारियल फोड़ना, तुम ऐसी चीजों में बिलीव करते हो। और हमें भी लगता था शायद से हमारा कल्चर जो है, उस टाइम के हिंदुस्तानियों को लगता था शायद से हमारा जो कल्चर है वो वीक है, वो अच्छा नहीं है इतना ज्यादा। ये जो हमें बता रहे हैं शायद से हमें पते की बात कर रहे हैं हमसे, ये अच्छी बात कर रहे हैं हमसे, तो हम जो है वो मॉडर्निटी की तरफ जाते रहे। और सामाजिक जो चेंजेस हमारे अंदर आए कि पहले लोग लड़कियों को नहीं पढ़वाते थे, अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए। लेकिन जब ये एक्ट लेकर आए, लेजिस्लेशंस लेकर आए, इन्होंने स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह बनवाना शुरू करी, तो उससे बड़े सारे जो सोशल चेंजेस हैं वो आए। और इकोनॉमिक चेंजेस की अगर हम बात करें, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसका जो पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बारे में, उसमें एंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों के यहां पर आने के हमें हमेशा लगता है कि ऐसे दुष्परिणाम रहे हैं, नेगेटिव रिपरकशंस रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ पॉजिटिव टेंडेंसीज की बात करें तो इन्होंने क्या करा, मैं सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट की दोस्तों अभी बात कर रहा हूं, रोडवेज बनवाना, रेलवेज बनवाना, एयरवेज बनवाना, ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना, जो वाटरवेज हैं उनको प्रमोट करना, जो गुड्स हैं वो कैसे शॉर्ट रूट के थ्रू, एयरप्लेन्स के थ्रू जल्दी जल्दी जगह पर जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो है इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो इन्होंने बना रखी थी उसकी वजह से हमें पता लगी, ठीक है। और फाइनली 18th सेंचुरी जो है आप उसको एक ऐसा फेज मान सकते हो, एक ऐसा फेज कह सकते हो कि इट वॉज अ ट्रांजिशन फेज
ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे वैसे कि उसको ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। और कौन सा ट्रांजिशन फेज कि हम मध्यकालीन पीरियड से होते हुए जो आधुनिक भारत का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जंप कर जाते हैं, उसके अंदर शिफ्ट कर जाते हैं। मेडिवल इंडिया, क्या कोई डेट है, क्या कोई ईयर है, कोई वक्त है? मैं भाई ऐसे गिनने लगूं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वाओ मैं मॉडर्न इंडिया के अंदर एंटर कर गया। ऐसी कोई डेट नहीं है। हिस्टोरियंस का एक अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने का, पीरियडाइजेशन करने का तरीका होता है। इसको कई हिस्टोरियंस ने, आप अगले लेक्चर में मेरे साथ समझोगे, 8th क्लास की हिस्ट्री जो है उधर मैंने आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी के अंदर। कई हिस्टोरियंस तो ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं कि पुरानी हिस्ट्री दैट इज एंशिएंट वाली जो है हिंदू हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री इज मुस्लिम हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज ब्रिटिश हिस्ट्री। तो वो तो टर्म ही यूज नहीं करते हैं एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वो तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जो है वो बोलते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस ने जिस तरीके से हिस्ट्रीज के पीरियड को क्लासिफाई कर रखा है दैट इज बाइफरकेटेड इनटू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि एक सेंचुरी ही बता दो, एक फिक्स टाइम नहीं बता सकते हो, एक ईयर नहीं बता सकते हो, एक डेट नहीं बता सकते हो, एक वीक नहीं बता सकते हो, मंथ नहीं बता सकते हो, तो एक कोई सेंचुरी तो होगी, 100 साल का एक टाइम पीरियड तो बता सकते हो कि हम मेडिवल से मॉडर्न की तरफ कब जंप करें। तो आपका आंसर होगा 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहां पर जानने वाले हैं। यहां तक बात समझ में आई आप सभी को? अंजलि ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। एक बार इस चार्ट की तरफ देखो जरा, ये हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हम करेंगे सारे के सारे कवर। तो वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है? सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारी की सारी जो अफरा तफरी मचना स्टार्ट होती है भारत के अंदर, अंग्रेजों ने जो मकसद बनाए यहां पर हम आएंगे, कब्जा करेंगे। तगड़े जो मुगल एम्परर्स जो थे वो थे बाबर से लेकर औरंगजेब तक। ठीक है, और उसको दोस्तों याद रखने का एक तरीका होता है दैट इज नोन एज, दैट एब्रीविएशन इज नोन एज भाजसा। मैं आपको काफी बार कवर करवा चुका हूं, भाजसा। क्या है ये भाजसा? ये है मुगल एम्पायर के अंदर मुगल जो एम्परर्स थे उनकी क्रोनोलॉजी। बी से है बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। आप कहोगे सर भाजसा के बाद भी तो और होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये थे सबसे तगड़े जिनके जीते जी कोई एक निगाह उठाकर भी मुगल एम्पायर की तरफ देख नहीं सकता था, कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। लड़ना है वो लड़ लो, लड़के दिखा दो अगर औकात है इनसे, तो ये तहस नहस कर देंगे। ये थे बम धमाका गोला बारूद वाले, ये खानदान की पीढ़ी है इनकी, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। ठीक है, और उसके बाद जो आते हैं, औरंगजेब के बाद जो है, उन सारे रूलर्स को हम लोग बोलते हैं दे आर प्रोमिनेंटली नोन एज लेटर मुगल्स। क्या बोलते हैं हम उनको? लेटर मुगल्स। जो बादशाह जो एब्रीविएशन है बाबर से औरंगजेब तक, क्या हम उनको अर्ली मुगल्स बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, लेकिन दे वर द मतलब एलीट एम्परर्स, मतलब उस टाइम पर जो ये धुरंधर थे अपने खानदान के। औरंगजेब के बाद जो है उनको बोला जाता है लेटर मुगल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें औरंगजेब के बाद की, 1707 में दोस्तों औरंगजेब की होती है डेथ। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हैं, शॉर्ट में यहां पर लिखा हुआ है, विजन आईएएस वालों ने एक चार्ट बनाकर दे रखा है इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिटेल में इसकी कहानी हम कवर करते चलेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ आपको सब कुछ बता रहा हूं। आपको मेंस में चाहे आप ऐसे राइटिंग में कुछ कुछ चीजें यूज कर रहे होगे, इंटरव्यू में कुछ जवाब दे रहे होगे, और फिल्म्स के अंदर आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन याद आ जाएगी। आप चिंता मत करो, बस फोकस होकर इत्मीनान से कहानियों को सुनो जो मैं बता रहा हूं आपको। डेट में नहीं फंसना आपको, ना मैं आपको फंसने दूंगा, ऑटोमेटिकली मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, आपको जो डेट है वो यहां पर सेट हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर बात करते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1713 से लेकर 1719 तक क्या होता है? फारुख सियार जो लेटर मुगल होता है उसका जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है। 1719 से लेकर 1748 तक
मोहम्मद शाह जो है अगेन एक लेटर मुगल, उसका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है। फिर 1720 से लेकर 1730 तक का जो टाइम पीरियड था, यहां पर मुगल एम्पायर टोटली तरीके से ध्वस्त। मोहम्मद शाह तक जितना बच पाया उतना बच पाया। आगे मुगल एम्परर्स रहे हैं लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेटर मुगल से ही, औरंगजेब के बाद से ही वैसे तो कहानी शुरू हो जाती है कि इनके खानदान में सब लोग डूबने लगे शराब और शबाब में, मदिरा में, लड़कियों में, नाच गाने में। ठीक है, यहां पर होता है मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, जब नेगेटिविटी जो है मंडराती है, वो हर साइड से मंडराती है। हमारे देश में हुई कुछ कुछ फॉरेन इन्वेजन्स। ठीक है, किसकी हुई? 1738 से 39 तक, ये टाइम पीरियड के 1738 के एंड में और 1739 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती है नादिर शाह की इन्वेजन। नादिर शाह ने भारत को इन्वेड करा, बहुत लूटा। 1739 के साल में बैटल ऑफ करनाल होता है, मुगल्स वहां पर डिफीट हो गए। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं कह रहा था बाबर से लेकर औरंगजेब तक, भाजसा जो मैंने आपको एब्रीविएशन दिया, उस टाइम पर जो मैं उनको धुरंधर वर्ड कह रहा था, तोप कह रहा था, गोला बारूद कह रहा था, कभी आपने ये टर्म सुना है कि मुगल जो एम्परर्स है वो किसी वॉर में या किसी एक चीज में डिफीट हो गए, मेजर बैटल्स में डिफीट हो गए? नहीं ना। लेकिन यहां पर बैटल ऑफ करनाल के अंदर ये डिफीट हो गए। फिर 1740 से लेकर 48 तक पहला कार्नेटिक वॉर जो है वो लड़ा जाता है। 1757 तो आप जानते हो, बैटल ऑफ प्लासे। और एक्चुअली कहा यह जाता है, इसको बैटल ऑफ प्लासे कहना है, जो बैटल वर्ड है ना, कहना गलत है। ये युद्ध कभी हुआ ही नहीं था, जानते हो ना इस चीज को, एनसीईआरटी में पढ़ा है ना, बैटल ऑफ प्लासे वाज नेवर फॉट। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके मेंस में। बैटल ऑफ प्लासे एक्चुअली कभी लड़ा ही नहीं गया। क्यों नहीं लड़ा गया वो हम बाद में जानेंगे। उसके बाद 1760 में होता है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा एम्पायर जो है वो ध्वस्त हो गया। ठीक है, और फिर होता है लास्ट में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, जिसकी वजह से लक्ष्मीकांत के अंदर, जब आप लक्ष्मीकांत को स्टार्ट करते हो, पहला जो चैप्टर उसका फर्स्ट पैराग्राफ, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और इसके बाद आप ये कह सकते हो कि इस बैटल के बाद, जो मैं अभी तक आपसे इस लेक्चर के अंदर बात कर रहा था, कि कैसे अंग्रेजों ने अपने आप को इंपीरियल पावर से कन्वर्ट करते हुए बनाया अपने आप को कॉलोनियल पावर। यानी कि यहां तक जो इनका मकसद था, इंपीरियल जब हम शब्द यूज करते हैं, इट वॉज टोटली इकोनॉमिक विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट मेकिंग, सिर्फ पैसा कमाना है। यहां पर क्या है, जब हम बात करते हैं कॉलोनियल की, इनको अपनी जो पॉलिटिकल टेरिटरीज हैं, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, उसको भी टाइट करना था। यानी कि अब जो हम बात कर रहे थे, इनका आगमन जब भारत के अंदर हुआ, वो हुआ था ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर। यहां पर आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जब इनको मिल गए दीवानी राइट्स, ठीक है, और दीवानी राइट्स जो है कौन से 3 जगह के मिले थे, ये मुझे कमेंट कर बताना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप सभी बताना कि दीवानी राइट्स जो है वो कौन सी 3 जगह के मिले थे। उसके बाद इन्होंने अपने आप को बनाया कॉलोनियल पावर, और पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो है उस पर इनका जो कब्जा है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो बहुत टाइट हो गया। ठीक है, ये वाली बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे अगेन पीएमएफआईएएस की तरफ जाने से पहले एक बात करना और जरूरी है कि जो हम ये जो टर्म बोलते हैं, जो मैंने आपको बताई, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो व्हाट इज सो मॉडर्न अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? हम इसको मेडिवल क्यों नहीं कहते, ये मेडिवल से अलग कैसे है? और जो अलग अलग ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, जो स्कॉलर्स रहे हैं, जो ब्रिटिश जो आप कह सकते हो कि हिस्टोरियन फिलोसफर जो रहे हैं, वो कैसे क्लासीफाई करते हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि कुछ ये कहते हैं कि पीरियड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो होता है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश हिस्ट्री का। लेकिन ज्यादातर जो हिस्टोरियंस जो मानते हैं, दे बिलीव इन एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री टर्म्स। तो इन सारी चीजों को हम डिकोड करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आया होगा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।